नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमल राष्ट्रीय पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली से चित्रकूट की कम होगी दूरी। यूपी में गरमाई सियासत। यशवंत सिन्हा के आईएसआई वाले बयान के बहाने बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा। कांग्रेस एनसीपी भी लड़ाई में। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले दलाई लामा। कहा, सैन्य इस्तेमाल के बजाय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से निकालें समाधान। राजस्थान में 2 सालों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य। सीएम ने युद्ध स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। और अब खबरों पर बात विस्तार से। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यहां पर अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें स्थानीय लोगों को कई प्रकार से लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार भी होगा। फिलहाल साल 2020 में पीएम मोदी ने इस अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला फरवरी महीने में रखी थी, जिसमें तेजी से काम पूरा करते हुए इसे अब आम जनता के लिए खोला जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यह शुक्रवार को एक ट्वीट कर बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यहां की जनता के लिए रोजगार के आयाम खुलेंगे और इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब चित्रकूट से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब उनके इलाके में उद्योग धंधे लगने के साथ ही मंडियों की भी संख्या बढ़ेगी, जिससे कि कम समय में फसल को दिल्ली या फिर बड़ी मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान आरामदायक और आसान यात्रा के लिए कुल 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपास, 14 बड़े ब्रिज, 286 छोटे ब्रिज और 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसमें कि 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बड़ी ही आसानी से पार किया जा सकता है। फिलहाल यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा आदि जिलों से होकर गुजरेगा। रोजगार के ही साथ सरकार को अब इन जिलों में पर्यटन के साथ ही व्यापार के विकास की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा करने वाली समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट बताने वाले सिन्हा के कथित पुराने बयान का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। दूसरी ओर सपा ने पलटवार करते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को प्रचार जीवी करार दिया। पार्टी ने सवाल किया कि आपकी पार्टी बीजेपी और आपकी पार्टी के नेताओं को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को अखबार की एक पुरानी कतरन की तस्वीर ट्विटर पर साझा की, जिसमें यशवंत सिन्हा का बयान छुपा है और उसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सिन्हा द्वारा कथित तौर पर आईएसआई का एजेंट कहा गया है। शुक्रवार की शाम केशव प्रसाद मौर्य ने अंग्रेजी के एक अखबार की मुलायम इज एन आईएसआई एजेंट शीर्षक की खबर ट्विटर पर साझा की, जिसमें यह आरोप यशवंत सिन्हा द्वारा लगाया गया कि मौर्य ने इस खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया, सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश जी यादव, जिन्हें आप राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे रहे हैं, श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए दिए गए बयान पर क्या कहेंगे। इसके कुछ घंटे बाद राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्विटर पर यही खबर साझा की और लिखा, श्री मुलायम सिंह जी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले महानुभाव का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर श्री अखिलेश जी ने एक बार फिर अपने व समाजवादी पार्टी के संस्कारों को प्रदेश के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों की ओर से यह सवाल उठाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के प्रचार जीवी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेताओं का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के तहत आगामी 18 जुलाई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में मतदान की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बीच राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। राज्य में सुभाषपा के 6 विधायक हैं। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव पहले ही मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए रेस में कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है और परिषद सदस्य हैं और उद्धव ठाकरे अपने करीबी अनिल परब को नेता विपक्ष बनाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के पास विधान परिषद में 10-10 सदस्य हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है एनसीपी एकनाथ खड़से को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस मोहन कदम, राजेश राठौर या सतेज पाटिल में से किसी एक को नेता विपक्ष करने की तैयारी में है। कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव मिलकर लड़े थे, लिहाजा दोनों संयुक्त पत्र विधान परिषद के सभापति को सौंप सकते हैं। बता दें कि शिवसेना एमएलसी के एक प्रतिनिधिमंडल मनीषा कांडे, सचिन अहिर, अंबादास दानवे, विलास पोटनिस और सुनील शिंदे ने सोमवार को परिषद की अध्यक्ष नीलम कोहरे से मुलाकात की थी और एलओपी व मुख्य सचेतक पद के लिए दावा पेश किया था। नेता प्रतिपक्ष के पद की यह दौड़ मुख्य रूप से रांकापा और शिवसेना के बीच नजर आ रही है। शरद पवार के नेतृत्व वाली रांकापा राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में शिवसेना की संख्या से सिर्फ 2 कदम है। यहां कुछ सदस्यों के दल बदलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 78 सदस्यीय महाराष्ट्र विधान परिषद में 24 सदस्यीय बीजेपी के, शिवसेना के 12 और कांग्रेस व रकापा के 10-10 सदस्य हैं। लोक भारती, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्ष के 1-1 सदस्य हैं। विधान परिषद में 4 निर्दलीय भी हैं, जबकि 15 सीटें खाली हैं। शिवसेना का यह कदम पार्टी में विद्रोह के बाद आया, जिसके कारण उनके 55 विधायक 2 गुटों में बंट गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि 15 ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का साथ दिया। बगावत के कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, रांकापा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। एनसीपी, जिसके महाराष्ट्र में 53 विधायक है, वह विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करती है। इस महीने की शुरुआत में रकापा अजीत पवार राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे। और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने शुक्रवार को लद्दाख की अपने महीने भर की यात्रा शुरू की और कहा कि भारत चीन सीमा विवाद को वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि सेना का इस्तेमाल एक पुराना विकल्प है। पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के बीच आध्यात्मिक नेता की लद्दाख यात्रा से चीन ने नाराज होने की आशंका है और एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि दलाई लामा की लद्दाख यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है और किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दलाई लामा ने लद्दाख रवाना होने से पहले जम्मू में संवाददाताओं से कहा, भारत और चीन सबसे अधिक आबादी वाले देश और पड़ोसी हैं। देर सवेर आपको इस समस्या, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना होगा। सैन्य बल के इस्तेमाल का विकल्प अब पुराना हो गया है। अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब दलाई लामा सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वह पहले भी कई बार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अधिकारी ने कहा, दलाई लामा आध्यात्मिक नेता हैं और उनकी लद्दाख यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है। उनके दौरे पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इस महीने की शुरुआत में चीन ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। तो वहीं भारत ने चीन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि दलाई लामा देश के सम्मानित अतिथि हैं। पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाहर दलाई लामा की यह पहली यात्रा है। अधिकारी ने कहा कि दलाई लामा इससे पहले भी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने तवांग, अरुणाचल प्रदेश की भी यात्रा की थी, लेकिन महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से वह कोई यात्रा नहीं कर सके।
और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में निर्बाध बिजली कनेक्शन देने के साथ में आमजन और किसानों को राहत देने के लिए पिटारा खोला है। इस योजना के तहत प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ में किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों और बिजली आपूर्ति से जुड़े अहम फैसले लिए गए। सीएम गहलोत ने बैठक में निर्देश दिए कि बिजली कंपनियां युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करें। उसके सीएम ने साथ ही अगले 2 वर्षों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन का लक्ष्य दिया गया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल 4,88,625 नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की भी शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2.31 लाख कृषि कनेक्शन का लक्ष्य है और जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। सीएलआरसी के ठेकेदारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विद्युत कनेक्शन देने के लिए प्लान तैयार किया गया। साथ ही बताया गया कि पहले चरण में 2022-23 के लिए 2,31,344 का कृषि कनेक्शन और दूसरे चरण में 23-24 में 2,58,625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 71,207 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया, तो वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 90,137 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड को 70,000 कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली से चित्रकूट की कम होगी दूरी। यूपी में गरमाई सियासत। यशवंत सिन्हा के आईएसआई वाले बयान के बहाने बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा। कांग्रेस एनसीपी भी लड़ाई में। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले दलाई लामा। कहा सैन्य इस्तेमाल के बजाय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से निकालें समाधान। राजस्थान में 2 सालों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य। सीएम ने युद्ध स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को घोषणा की कि अगर उनके साथ शामिल होने वाला एक भी विधायक अगला विधानसभा चुनाव हार जाता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। सीएम ने अपने एक समर्थक विधायक अब्दुल सत्तार की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि ये सभी 50 विधायक चुनाव जीतेंगे। अगर इनमें से कोई भी हारता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने दोहराया कि अगले राज्य चुनावों में उनकी शिवसेना और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप से 200 सीटें मिलेंगी या वह राजनीति छोड़ देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एमवीए के पतन के कारण हाल में
नाटकीय विद्रोह का जिक्र करते हुए शिंदे ने स्वीकार किया कि वह इसके संभावित परिणामों से चिंतित थे। जब यह सब हो रहा था, शुरू में कुछ 30 विधायक थे, फिर 50 विधायक, वे सभी मुझे प्रोत्साहित और समर्थन कर रहे थे, लेकिन मैं चिंतित था। मैंने सोचा कि उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर मेरे साथ दांव पर लगा दिया था। यह याद करते हुए कि कैसे शिवसेना के विभिन्न नेताओं द्वारा उनके समूह को कुत्ते, सुअर, लाश के रूप में लेबल किया गया था। शिंदे ने आरोपों का खंडन किया है कि किसी भी विधायक को जबरन ले जाया गया था और कहा कि वे हिंदुत्व और राज्य के विकास के लिए विद्रोह के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि विधायक बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे से प्रेरित हैं, जो हमेशा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को राजनीतिक दुश्मन मानते थे और वह 2.5 साल के MVA कार्यकाल के तहत घुटन महसूस कर रहे थे। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में इन दिनों हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को गोदावरी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां एक और आंध्र प्रदेश में गोदावरी में आई बाढ़ के कारण बचाव और राहत कार्य के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो वहीं इस गंभीरता दिखाते हुए CM YS जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ का असर सीधे लंका और किनारे के गांवों पर पड़ता है। ऐसे में इन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बैठक के दौरान CM रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी गांवों को खाली कर दिया जाए। जो उनका कहना है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, जिससे जान माल का नुकसान न हो सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान गांवों की मैपिंग के भी निर्देश दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ से राहत और बचाव कार्य से लेकर अन्य निर्देशों की पूर्ति के लिए 5 वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत तैनात किया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार के दिन गोदावरी नदी में भारी बाढ़ के कारण बचाव और राहत कार्यों के लिए एलुरु जिला प्रशासन ने भारतीय सेना से मदद मांगी थी, जिसके जवाब में विशाखापट्टनम में INS देगा से 2 मध्यम लिफ्ट UH-3H हेलीकॉप्टर लॉन्च किए गए थे। और 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार की ओर से 24 नए बिलों को पेश करने का प्रस्ताव है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इनमें सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त कमान संभालने के बाद से ही अमित शाह ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस बिल को कैबिनेट में पास मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बिल का मुख्य उद्देश्य से एक से अधिक राज्यों में काम कर रहे करीब 1500 कोऑपरेटिव संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए साधन जुटाने की शक्ति देना है। साथ ही बिल में इन संस्थाओं के जमाकर्ताओं और खाता धारकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस बिल के जरिए सरकार की नजर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों के बड़े कोऑपरेटिव संस्थानों को ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने पर है। वैसे इस बिल के स्वरूप और संघीय ढांचा का हवाला देकर विपक्षी दल इस पर हंगामा भी कर सकते हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स बिल 2022 भी बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार बिल के जरिए डिजिटल मीडिया को भी मीडिया के एक अंग के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। नया बिल 1867 के पुराने कानून की जगह नया कानून बनाने के लिए लाया गया। बिल में डिजिटल मीडिया के भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। एक और बिल जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है वो है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल। बिल में देश के संरक्षित प्राचीन स्मारकों के पास प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा को तर्कसंगत बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि उसे एक अच्छी तरह विकसित किया जा सके। वर्तमान कानून के मुताबिक संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र के तहत रखा जाता है, जिसमें कोई भी निर्माण कार्य की इजाजत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक सियासत गर्म होती जा रही है। अभी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का कुछ बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव पर बिना नाम लिए कुछ अंदाज में निशाना साधा। दरअसल चर्चा ओपी राजभर के सपा प्रमुख पर दिए AC वाले बयान से शुरू हुई है। इसी दौरान सुभाषपा प्रमुख ने अखिलेश यादव के नवरत्न की चर्चा छेड़ दी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के नवरत्न की चर्चा करते हुए कहा, मैंने अखिलेश यादव को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया, केवल AC से बाहर निकलकर लड़ने की बात कही। लेकिन उनके जो नवरत्न हैं उनमें से एक रत्न है, उन्होंने मेरे बयान पर जवाब दिया। प्रोफेसर साहब ने हमसे कहा कि आप लोग अपना अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे।
बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अखिलेश यादव के नवरत्न पर सवाल किया गया तो सुभाषपा प्रमुख ने कहा, गांवों में चर्चा चलती है कि अखिलेश यादव के पास नवरत्न है, लेकिन उनमें से जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते वही लोग सलाह देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं। उस नवरत्न में से एक नंबर रत्न है। उन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन जब मीडिया से उनसे उस एक नंबर रत्न का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, आप यही समझ लीजिए जो सामने आ गया वही है। आजमगढ़ चुनाव में उनके नवरत्न में से एक भी रत्न नहीं दिखाई दिए, लेकिन अगर कोई दिखाई दिया तो वो है ओम प्रकाश राजभर। लेकिन टीवी पर बयान देना और धरातल पर जाकर काम करना अलग बात है, वो उदय के वीर हैं। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली से चित्रकूट की कम होगी दूरी। यूपी में गरमाई सियासत। यशवंत सिन्हा के आईएसआई वाले बयान के बहाने बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा। कांग्रेस एनसीपी भी लड़ाई में। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले दलाई लामा। कहा, सैन्य इस्तेमाल के बजाय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से निकालें समाधान। राजस्थान में 2 सालों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य। सीएम ने युद्ध स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और सरकार की असंसदीय शब्दों की नई सूची पर नई बहस भी छिड़ गई है। विपक्षी पार्टियों ने शब्दों की सूची को लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी सरकार पर हमला किया गया। शिवसेना ने कहा कि नई असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर तनाव निर्माण हो गया है। शिवसेना ने कहा कि जिन शब्दों को लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय आदि ठहराया है वो शब्द हमारे संसदीय संघर्ष का वैभव हैं। शिवसेना ने सवाल करते हुए कहा कि उनमें असंसदीय ऐसा क्या है? भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं कहना, फिर वैकल्पिक शब्द क्या है? तानाशाह को दूसरी उपमा क्या दी जाए? महाराष्ट्र की गद्दारी का प्रयोग करके दिल्ली ने लोकतंत्र का गला ही घोट दिया। इस तानाशाही पर संसद में आवाज उठाने के दौरान सदस्यों को क्या और किस तरह से मत व्यक्त करना चाहिए? विरोधियों की जुबान ही काटकर उन्हें संविधान और स्वतंत्रता की चिता पर रख दिया है। यह तो आपातकाल से भी भयंकर है। जो पार्टी हम आपातकाल और तानाशाही के खिलाफ लड़े हैं, ऐसा उठते बैठते बोलती रहती है। उसी के द्वारा लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संसदीय कार्य पर इस तरह से प्रहार किया जाना चाहिए। सामना में कहा गया कि जंगल में बागी मतलब विद्रोही होते हैं, पार्लियामेंट में डकैत मिलते हैं। ऐसे आशय का एक संवाद पान सिंह तोमर फिल्म में इरफान की जुबान पर रहता है। वर्तमान पार्लियामेंट की कुल मिलाकर तस्वीर पहले ही निराशाजनक है और उस पर एक तरफ तथाकथित असंसदीय शब्दों की पट्टी संसद सदस्यों पर लगा दी गई है और दूसरी तरफ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, धरना, अनशन, आंदोलन करने पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई है। आप संसद में भी हम जो कहें वही बोलें और संसद के बाहर भी हमारे कहे अनुसार बर्ताव करें। ऐसी तानाशाही से सब रौंदा जा रहा है। लोकतंत्र अशोक स्तंभ पर गुर्राने वाले सिंह जैसा ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान शासक गुर्राते हैं और संसद को डरपोक खरहा बनकर रख दिया गया है।
सामना में कहा गया है कि नया भारत नया शब्दकोश, ऐसा वर्णन राहुल गांधी ने किया जो कि उचित ही है। और तृणमूल कांग्रेस ने नेता संसद डेरेक ओब्रायन ने तो स्पष्ट कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मुझे निलंबित करो, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता रहूंगा, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। देश की राजनीति में, समाज में आज भी जयचंद और शकुनी हैं, इसकी जिम्मेदार हमारी समाज व्यवस्था ही है। बीजेपी को जयचंद शकुनी ऐसे ऐतिहासिक शब्दों का भाला क्यों चुभता है? कदम कदम पर शकुनी को का कपट साजिश देखने के दौरान देश हित के लिए ऐसे शकुनियों पर हमला न करना भी देश से घात ही सिद्ध होगा। कर्नाटक के केरूर में ही हाल ही में हुई हिंसा के दौरान 2 भाइयों समेत 4 लोग घायल हो गए थे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया शुक्रवार को हिंसा के पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्हें एक पीड़ित परिवार से काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया शुक्रवार को कर्नाटक के बागलकोट के केरूर हिंसा पीड़ितों का हालचाल जानने उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक पीड़ित परिवार को मदद के लिए राहत राशि के तौर पर 2 लाख रुपए दिए और इसी दौरान पीड़ित मोहम्मद हनीफ की पत्नी को पैसे की गड्डियों को सिद्धरामैया की गाड़ी पर फेंकते देखा गया। सिद्धरामैया के वाहन पर नोटों की गड्डियां फेंकने वाली महिला का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा या फिर सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय चाहिए। महिला का कहना है कि उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। महिला ने कहा, मैं सिद्धरामैया या वोट मांगने आने वाले किसी भी व्यक्ति से हर दिन राहत की भीख नहीं मांग सकती। मोहम्मद हनीफ की पत्नी का कहना है कि घटना के बाद अब उनके पति को कम से कम 1 साल तक बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। ऐसे में उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दिया जाए, किसी तरह की मदद, मुआवजा या सहानुभूति नहीं चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया के वाहन पर पैसे वापस फेंकने वाली मोहम्मद हनीफ की पत्नी का कहना है, शांति भंग करने और हिंसा करने वाले बदमाशों को सजा मिलनी चाहिए और समाज में शांति कायम होनी चाहिए। बता दें कि बदामी तालुक के केरूर में छेड़खानी को लेकर 6 जुलाई को सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था। हिंसा में 2 भाइयों समेत 4 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने जांच करते हुए घटना के सिलसिले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उच्च सदन में पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मीकांत वाजपेयी शिव प्रताप शुक्ला का स्थान लेंगे। हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा में बीजेपी का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके वाजपेयी को गिनती पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण चेहरों में होती है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीजेपी ने उनके स्थान पर उच्च सदन में किसी को भी अब तक उपनेता नहीं नियुक्त किया है। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता बनने से पहले अपने बचपन में मात्र 14 साल की उम्र में वह जनसंघ से जुड़ गए थे। साल 1977 में उन्हें जनता पार्टी के युवा विंग का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद 1980 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बने, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भी बनाया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साल 1989 में मेरठ से पहली बार विधायक बने, जिसके बाद उनका सफर उतार चढ़ाव का रहा, जिसके बाद 1993 का चुनाव हार गए। फिलहाल 1996 में वह दूसरी बार फिर से चुने गए, तो वहीं 2002 में फिर से चुने जाने पर वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद तक पहुंचे। इसके बाद वह 2007 का चुनाव हार गए, तो वहीं 2012 में वह फिर से चुनाव जीत गए। इसके बाद एक बार फिर से वह साल 2017 में वह विधानसभा चुनाव हार गए। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह कोहले का आज शनिवार को देहांत हो गया। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोहले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बादल ने उनके निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, वरिष्ठ अकाली नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एस निर्मल सिंह जी कोहले के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। कोहले साहब हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी बुद्धिमान सलाह को हमेशा याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में मैं कहलो परिवार के साथ खड़ा हूं। वह 1997 से 2002 तक पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और 2007 से 12 तक पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन पर एक भर्ती घोटाले के मामले में आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया था। कोहले के बेटे रवि करण सिंह कोहले ने बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार रविवार को उनके गांव दादोजोद में होगा।
और दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि बारिश नहीं हुई और गर्मी ने खूब पसीने छुड़ाए। शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 ज्यादा 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को गर्मी ने राहत की उम्मीद है और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को भी आसमान से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, तो वहीं हवा की रफ्तार मध्यम रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है कि बुधवार और गुरुवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। तो वहीं गुरुग्राम में 85 रिकॉर्ड जो है वो 85 सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा और 50 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।